तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के जो सभी फार्मूलेस होते हैं उन्हें पता करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। यानी कि जितनी भी आकृति हैं उनके फार्मूले को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आकृति है वर्ग। कौन सी आकृति है? वर्ग। तो ये है तुम्हारा वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पे भुजा को ए यदि कह दिया जाए, जैसे भुजा बराबर ए है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 का गुणा ए में कर देते हैं भुजा में, और विकर्ण होता है करणी 2 गुणा भुजा यानी कि ए। पत्ती यहाँ पे देखिए, वर्ग में यदि एक पत्ती भी बन जाए तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये वर्ग है उसके अंदर एक पत्ती बनी है, ठीक है। तो इस पत्ती, ये जो पत्ती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट 4/7 गुणा ए स्क्वायर लगा दो तो इस पत्ती का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक है आयत, ठीक है, आयत। अब ये पत्ती का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे आयत। बहुत कम समय में चूंकि इस वीडियो को समाप्त करना है इसलिए मैं अब डायरेक्ट आयत पे आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो नहीं रहने वाला है। ये तुम्हारे जो सूत्र तुमने पढ़े हैं उनको रिकेप करने वाला है। अब जैसे क्षेत्रफल है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B, ठीक है। लंबाई यानी L, B यानी बर्थ यानी चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है करणी के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहता है विकर्ण, इसकी लंबाई निकालने के ये तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, इसलिए ये होता है। अब देखिए दोस्तों, डिटेलिंग में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आयताकार मैदान के अंदर समान चौड़ाई यानी कि x के रास्ते का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान, यहाँ पे मैं इतना बस बता देता हूँ, ये आयताकार मैदान है। अब इसके अंदर देखिए, ये समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है, इसकी चौड़ाई समान कहलाई, ठीक है। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यानी कि देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल, देखो मैं बताता हूँ, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, इसको ज्ञात करने का डायरेक्ट सूत्र है, उसे दिमाग में रख लीजिए। सूत्र क्या है? L + B माइनस 2x, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई ऋण 2x, जो 2x क्या है यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। और कोष्टक के अंदर इसको लिख दो L + B 2x, L + B माइनस 2x, और माइनस इसलिए क्योंकि ये अंदर है तो घटा देते हैं, और बाहर रहेगा तो जोड़ देंगे -2x, और यहाँ पे रहेगा गुणा में 2x, ठीक है। और आयताकार मैदान के बाहर एक समान चौड़ाई वाले मतलब x वाले एक पथ का क्षेत्रफल होता है, उसको यदि याद करना है, उसकी जो सूत्र है वो है L + B, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे +2x गुणा में 2x, ठीक है। कोष्टक के अंदर L + B + 2x गुणा में 2x। अब आयताकार मैदान के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदेश समान चौड़ाई पथ के, मतलब चौड़ाई x के पथ का जो क्षेत्रफल है उसको यदि ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये तुम्हारा अंदर एक पथ गया, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर पथ गया, तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये 2 बार गिन रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। देखो इसका डायरेक्ट अपन सूत्र याद करते हैं, समान चौड़ाई वाले x के पथ का क्षेत्रफल बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदेश समान चौड़ाई x के पथ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है L धन B माइनस x गुणा में x। L धन B माइनस x, ये कोष्टक में है, गुणा में x। अब अपन आते हैं आगे हमारे वृत्त पर। वृत्त तो जानते ही हो, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे वृत्त लिखा नहीं है, बाकी तुम लोग लिख लेना। ये तुम्हारा वृत्त है, ठीक है, ये तुम्हारा वृत्त है, ठीक है। वृत्त में देखो, सबसे पहले जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है, देखो वृत्त में एक होती है त्रिज्या, अरे क्या है भाई, एक होती है तुम्हारे वृत्त की ये त्रिज्या, ये तुम्हारी त्रिज्या है, थोड़ा सा मैं इसको, ये तुम्हारी त्रिज्या है, ये जो मैंने बना दी है ये परिधि है वृत्त की, ये परिधि है, ठीक है। तो त्रिज्या परिधि तुम लोग समझ रहे हो। त्रिज्या को डबल कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो ये तुम्हारा व्यास है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, ये तुम्हारा व्यास है, ये तुम्हारा व्यास है, ये तुम्हारा व्यास है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखिए, त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, या व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे वृत्त की जो क्षेत्र, यहाँ पे पाई का मान देखिए, पाई का मान भी दिया गया है। पाई का मान होता है 3.4 22/7, ठीक है, 3.14 और 22/7 पाई, मतलब अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्या होता है? πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr, परिधि यानी कि परिमाप, ठीक है। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे दिमाग में नहीं रखनी है। इसको देखते हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के रिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई। देखो क्योंकि इसके, अब यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्तों की जो रिंग है उसका क्षेत्रफल यदि अपन को पता करना है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे किस क्षेत्रफल को पता करना है, यहाँ पे
इस क्षेत्रफल को पता करना है, जो मैंने हरे कलर से बना रहा हूँ ना, इसको तुम लोग समझ आना, ठीक है। इसको पता करना है तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला है, उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके लिए है पाई गुणा बड़े वृत्त का मतलब त्रिज्या माइनस, यहाँ पे देखिए पाई गुणा बड़े वृत्त की त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग, ये तुम्हारा सूत्र है डायरेक्ट। अब देखो आर त्रिज्या के समान वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि यदि बात करें इस जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्ट एक सूत्र है, क्योंकि यहाँ की ये दूरी डी है, इसका सूत्र क्या होता है, इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है डी स्क्वायर ऋण पाई आर स्क्वायर, डी स्क्वायर ऋण पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या के मतलब आर त्रिज्या के 3 समान वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए ये जो दूरी है ये अलग है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या होगा, करणी, यहाँ पे देखिए करणी 3/4 डी स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। या इसके अलावा में करणी 3 आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब बात कर लेते हैं वृत्त के बाद अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि ये 2r जुड़ जाता है, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, 2 पाई आर नहीं, पाई आर प्लस 2r। चतुर्थांश देखिए, आप अपन चतुर्थांश को समझ लेते हैं। चतुर्थांश यानी कि ये वाला चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर बटे आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश में बना सबसे बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, यदि वर्ग है तो क्षेत्रफल होता है 2/5 आर स्क्वायर। और इस प्रकार से बना हो, यहाँ पे तुम आकृति को देख सकते हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर बटे 2। त्रिज्यखंड के लिए चूंकि इससे सवाल आते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आते हैं जब तुम गाय को बांधते हो तो उसमें उससे संबंधित ये सवाल रहते हैं। तो ये तुम्हारा त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये तुम्हारा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, इसमें नया रहता है, बाकी सब वैसा ही रहता है, थीटा बटे 360 और गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। परिधि का मतलब त्रिज्यखंड की जो परिधि है, यानी कि ये जो है इसकी लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r इसलिए क्योंकि ये और ये अलग से रहता है, ठीक है, ये भी तो परिधि में ही आएगा, इसको अलग से काट दो, पिज्जा के अलग से भाग कर दो। अब चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यदि ज्ञात करनी है, यानी कि केवल और केवल इसको ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चाप की लंबाई के लिए थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये सूत्र रहेगा। अब त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई ये रहेगी, ठीक है, एडी त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पे आधार दिया गया है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहता है, वो रहता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार गुणा ऊंचाई दी गई है, मतलब आधार ऊंचाई दी गई है, तो ये सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे ये भी होता है, इसको भी दिमाग में रखना, 1/2 ए बी, ठीक है। ए और बी क्या है, दो भुजाएं हैं जो संलग्न भुजाएं यानी कि आपस में जुड़ी हुई हैं, ए बी गुणा साइन थीटा, ठीक है, जो थीटा उनके द्वारा कोण बना है। ए बी इस प्रकार से, जैसे ये मान लेना तुम लोग, यहाँ पे ये है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे थीटा रहना चाहिए, तो ये बी का मतलब ये सूत्र लगेगा, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तो उसका अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप एस बराबर होता है, एस बराबर होता है ए धन बी धन सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तुम लगा सकते हो, यदि उसकी तीनों भुजाओं का योग दिया गया है तो ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के लिए मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ये तीनों भुजाएं ये समान है, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, ए धन बी बटे 2, यानी कि 2a धन बी बटे 2, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल इसलिए हो जाता है एस माइनस ए का वर्ग और एस माइनस बी, ठीक है, गुणा में एस माइनस बी, कोष्टक के अंदर है ये चीज़ें, इसको देख लेना। समबाहु समद्विबाहु, यहाँ पे समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं समान है, माफ कीजिएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसलिए होता है b/4 4 स्क्वायर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, या 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे यहाँ पे 4, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है करणी 3/4 गुणा ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है करणी 3/2 गुणा ए यानी कि भुजा। अब है समकोण, ठीक है, समकोण देखिए यहाँ पे ये है तुम्हारा समकोण। समकोण यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं मतलब जिसमें एक कोण मतलब 90 डिग्री का हो, उसके सामने वाली भुजा है वो कर्ण हो, उसकी मतलब समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा कड़ी होती है। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित लंब, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, लंब यानी कि ऊंचाई।
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 लंब का वर्ग, ठीक है, क्योंकि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज रहता है। जब त्रिभुज की मध्यिका दी हो तो इस प्रकार से सूत्र बनता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज की मध्यिकाएं दी हैं, यहाँ पे ये दी है, ये दी है, 3 मध्यिकाएं दी हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4/3 मध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 मध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल SM, SM - M1, SM - M2 और SM - M3। जब तीन गायें 8 सेंटीमीटर रस्सी की सहायता से त्रिभुजाकार क्षेत्र में मतलब तीनों कोनों पर बांधी गई हो तो गाय द्वारा चरा गया जो क्षेत्र है उसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि जो चरा हुआ भाग है यानी कि ये इसका क्षेत्रफल होता है πr²/2। और ना चरा गया यदि भाग अपन को करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे जो चरा गया भाग है उसको घटा दो, πr²/2 घटा दो तो इसमें जो ना चरा गया भाग है वो पता चल जाता है। यदि त्रिभुज समबाहु हो तब ना चरा गया भाग यानी कि करणी 3/4 का वर्ग मतलब करणी 3/4 a² माइनस πr²/2। समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित सबसे बड़ा वर्ग जिसका एक कोना यहाँ पे देखिए एक कोना त्रिभुज के समकोण पर स्थित हो, यहाँ पे ये इसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। इसकी भुजा होती है P × B, P ये है लंबाई, ठीक है, मतलब ऊंचाई, और B है आधार। तो P × B और धन मतलब बटे में P धन B, P × B बटे में P धन B। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है P × B यानी कि P × B धन माफ कीजिएगा P × B बटे P धन B कोष्टक के अंदर और वर्ग, ठीक है। अब है समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित सबसे बड़ा वर्ग जिसके सभी कोने त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित हों। तो इससे मतलब ये जो कोने हैं ये त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका अपन देखिए सूत्र, यहाँ पे P है लंबाई, देखो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र देखिए। तो इसकी जो भुजा होती है वो होती है A बराबर डायरेक्ट √ के अंदर x × y, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a² बराबर x × y। किसी भी त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट सूत्र याद रखना, आधार गुणा ऊंचाई बटे में आधार धन ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई बटे में आधार धन ऊंचाई। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। अलग अलग टाइप के चतुर्भुज होते हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज ये सभी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज की। इसका समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये समान होती हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, ठीक है, ये वाला अंतर समान होता है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई यानी कि ये h, ये वाली ऊंचाई है, ये इसको ऊंचाई नहीं मानना, ये अलग है, ये अलग है, आधार गुणा ऊंचाई, तो डायरेक्ट इसका मतलब क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसके बाद है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है, ये आड़ा टेढ़ा भली होता है लेकिन इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये समान होती है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे देखिए 1/2 गुणा d1 यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है विकर्ण उसका आधा है, ये d1 है, ठीक है, इतना d1 है गुणा d2। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यदि अपन को इसको मान निकालना है यानी कि इस समचतुर्भुज की एक भुजा का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए 1/2 d1 का वर्ग धन d2 का वर्ग, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब परिमाप निकालना है तो सिंपल वर्ग का जो परिमाप होता है 4a, तो इसका भी परिमाप वही होगा, ठीक है। और इस प्रकार से भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे परिमाप को इस प्रकार से भी अपन बयां कर सकते हैं, d1 धन d2 का स्क्वायर मतलब d1 का वर्ग धन d2 का वर्ग बराबर 2a², ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज जिसकी मतलब एक प्रकार से लंबाइयाँ समान हो, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे दूरी समान है लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब ये भी आपका समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है लेकिन इसमें ये क्या है, ये वाली है ना AB और DC, इन दोनों की जो लंबाई है वो अलग अलग रहती है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको दिमाग में रख लो 1/2 धन x धन y। मैं एक बार और बोलने का प्रयास करता हूँ, 1/2 गुणा x धन y गुणा h। ये x और y क्या है, देखिए x यहाँ पे बड़े, यहाँ पे इस जो ये ऊपर वाली भुजा है, ठीक है, और नीचे वाली भुजा है y, इन दोनों का योग, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी और 1/2 ये रहता है तुम्हारा
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो उसके लिए सिंपल सा एक और सूत्र रहता है, वो रहता है 1/2 AD। ठीक है, यहाँ पे देखिए AD एक विकर्ण है गुणा BE और CF। ठीक है, BE धन CF। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AD गुणा BE धन CF। अब बात कर लेते हैं हम 3D वाले सूत्रों की। तो दोस्तों 3D वाले सूत्रों में सबसे पहले आता है हमारा घन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और घन को आप लोग जानते हो कि घन क्या कहलाता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताने वाला कि घन क्या है। ये घन है, ठीक है, इसको देख लेना। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, मतलब लंबा, आधार, ऊंचाई और ये चौड़ाई है, ये सभी समान होती है। ठीक है, ये घन कहलाता है। तो संपूर्ण जो घन है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि घन का, देखो सबसे पहले आता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है AQ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है 6A², या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6A² होता है। क्या होता है 6A²। ये क्या है, घन की भुजा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आयतन, आयतन क्या होता है AQ। घन का विकर्ण होता है कर्णी 3 गुणा A, कर्णी 3 गुणा A। ठीक है, कर्णी 3 गुणा A। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4A²। क्या होता है 4A²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसे पार्श्व पृष्ठीय भी कहते हैं, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4A² होता है। इसी प्रकार से घन का छोटा, मतलब घन छोटा है तो इसको चौड़ा कर दो। ठीक है, तो इसका बड़ा भाई आ जाता है घनाभ, क्यूबाइड। तो घनाभ, ये घनाभ है। ठीक है, इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये अलग अलग हो सकती हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल पूछते हैं, तो ये होता है 2 कोष्टक के अंदर L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 गुणा L × B प्लस B × H प्लस H × L। बात करें घनाभ के आयतन की तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L × B × H। और बात करें घनाभ के विकर्ण की तो घनाभ का विकर्ण होता है L², मतलब अंडर रूट के अंदर L² धन B² धन H²। ठीक है, और एक बार मेरे को लॉग वाला एक सवाल देखने को मिला था जिसमें बहुत ही सरल सवाल था और उसमें विकर्ण ही पूछा था, L² धन B² धन H²। यदि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2B × H, यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन H × L, यानी कि ऊंचाई गुणा लंबाई। X, Y, Z क्रमशः 3 संलग्न फलकों का यदि क्षेत्रफल हो दिया गया हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है अंडर रूट X × Y × Z, या बराबर में अपन कर सकते हैं करणी के अंदर L × B गुणा B × H गुणा H × L। अब 3D में देखिए यहाँ पे 2 3D आकृति हैं, 1 2। अब इसके बाद बात करते हैं बेलन की। बेलन को अंग्रेज लोग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ये तुम्हारा बेलन है। ठीक है, अब मैं बेलन को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। तो देखो बेलन यानी कि टंकी, जो टंकी रहती है ना, वो बेलन है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ एक ही बात है, ये होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πR r + h। 2πR कोष्टक के अंदर r + h। बेलन का आयतन होता है πr²h। πr²h बेलन के आयतन होता है। ठीक है, πr² रहता है, πr², क्योंकि ये तुम्हारे त्रिभुज से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2πR πr ये रहना इसमें कॉमन है। तो πr²h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात होता है h बटे r धन h। ठीक है, r धन h। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ x है और ऊंचाई यदि h है तो इसका आयतन क्या होता है x² बटे 4πh। इसके बाद आता है खोखला बेलन। और खोखला बेलन यानी कि ये जो है ये खोखला बेलन है। ठीक है, ये जो खोखला बेलन है। ठीक है, तो खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि तो इसमें 2 त्रिज्याएं रहती हैं, इस त्रिज्या को समझ लो, ये बड़ी त्रिज्या है और ये छोटी त्रिज्या है। ठीक है, तो 2 वृत्त बन रहे हैं ना। तो देखिए इसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके वक्र पृष्ठ यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2π बड़े वृत्त की मतलब त्रिज्या r। ठीक है, बड़ा r कह सकते हैं या r1। ठीक है, धन छोटे वृत्त की त्रिज्या गुणा h। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2π कोष्टक के अंदर
एक स्मॉल कोष्टक R1 धन R2 यानी कि बड़ी त्रिज्या धन छोटी त्रिज्या, फिर कोष्टक के अंदर छोटी त्रिज्या, यहाँ पे देखिए बड़ी त्रिज्या R2 बड़ी त्रिज्या ऋण छोटी त्रिज्या धन H, ठीक है, धन H, और ये कोष्टक के अंदर, और इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र को देख सकते हैं। और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई बड़ी त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटी त्रिज्या का वर्ग गुणा H। अब बात कर लेते हैं शंकु यानी कि तुम्हारी टोपी, ठीक है, टोपी यहाँ पे ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर इंटू एल। तो पाई, ठीक है, पाई अलग से है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या बन रहा है, त्रिभुज वो बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो इसलिए पाई, आर उसकी त्रिज्या रहती है तो ये आर है, और एल इसकी त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो इसको, ये होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन यानी कि उसमें कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी। अब आता है गोला, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये तुम्हारा व्रत नहीं है, ये गोला है, गोला यानी कि तुम गेंद खेलते हो ना, वो गोला है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। जब घन के अंदर बड़े से बड़ा गोला स्थित हो, जब घन के अंदर बड़े से बड़ा गोला स्थित हो तो गोले का जो आयतन होता है वो अनुपात होता है घन के आयतन के। तो यहाँ पे इसको यदि मतलब ये मान लो गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई a/2 का होल क्यू, मतलब ठीक है क्यू, और ये है अनुपात a क्यू। तो ये अनुपात होता है पाई अनुपात 6, या इसको और सॉल्व करते हैं तो 11/21, ठीक है। खोखला गोला यदि बात करें तो खोखला गोला ये कहलाता है, ठीक है। तो खोखला गोला यानी कि तुम्हारी गेंद, ठीक है, खोखला गोला यानी कि तुम्हारी बॉल। तो ये क्या होता है, देखो इसको समझना। खोखले गोले का जो यहाँ पे देखिए, खोखले गोले का जो अंतःपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 यानी कि छोटी, ठीक है, स्मॉल r का R1 स्क्वायर। बाह्य पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4 पाई R2 का स्क्वायर। आयतन ज्ञात करना है तो 4/3 पाई आर, उसमें होता है पाई आर क्यू, इसमें क्या होता है RT क्यू माइनस R1 क्यू। इसके बाद है अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब आता है प्रिज्म, ये तुम्हारा प्रिज्म तो तुम लोग जानते हो, ये तुम्हारा प्रिज्म है, ठीक है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन 2 आधार, मतलब 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, और आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और इसी प्रिज्म के द्वारा ही हम 2D आकृतियों के सभी सूत्र निकालते हैं, जैसे कि घन का, घनाभ का, गोला, इन सभी का अपन निकालते हैं, ठीक है। शंकु का छिन्नक, ठीक है, शंकु का छिन्नक ये होता है शंकु का छिन्नक, यानी कि एक तरह से उसका नीचे का जो हिस्सा है वो काट दो तो वो छिन्नक बन जाता है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई स्मॉल आर धन कैपिटल आर इंटू एल। तो पाई स्मॉल आर धन कैपिटल आर इंटू एल। या यदि कोई कहे कि यहाँ पे देखिए शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर धन आर और इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठ शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन पाई आर स्क्वायर धन, मतलब कोष्टक के अंदर पाई आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर, आर मतलब बड़ा आर स्क्वायर धन छोटा आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर धन कोष्टक के अंदर आर धन आर, बड़े आर धन छोटा आर, यानी कि कैपिटल आर धन स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है, इसको देख लेना। छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 एच आर स्क्वायर धन बड़ा आर इंटू छोटा आर धन आर स्क्वायर, ठीक है, बड़े आर का वर्ग, यहाँ पे छोटा आर है, यहाँ पे बड़ा आर है। और इसकी जो लंबाई होती है एल होता है, एल का मान क्या होता है, एल होता है करणी के अंदर, ठीक है, करणी के अंदर एच स्क्वायर धन कोष्टक के अंदर एच स्क्वायर धन कोष्टक के अंदर बड़ा आर छोटा आर का वर्ग।
अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं। इनका जो अनुपात होता है वो किस प्रकार से होता है। जब बेलन के अंदर दो बड़े शंकु स्थित हो तो क्या एक एक प्रकार से उनका बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये पिरामिड है, तो पिरामिड के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई का त्रिज्यक ऊंचाई L। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। और पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पिरामिड का आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, ये चीज़ें पिरामिड का आधार हो सकते हैं। इसके बाद है समचतुष्फलक। यह 4 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। और समचतुर्फलक जो होता है, ठीक है, चतुष्फलक जो होता है उसकी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्णी 3 गुणा ए स्क्वायर यानी कि उसकी एक भुजा का वर्ग। ठीक है, अब आई थिंक कि जो मेरी बैटरी है वो भी डाउन हो रही है। तो ये है मेंसुरेशन यानी कि 2D। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं। समचतुष्फलक का जो आयतन होता है वो होता है कर्णी 2/12 AQ। ठीक है, इसको काट देते हैं तो ये मान लो कि कर्णी 2 यहाँ पे अलग से ये है। ठीक है, समचतुष्फलक की त्रिज्यक ऊंचाई होती है कर्णी 3/2 A। समचतुष्फलक की ऊंचाई होती है कर्णी 2/कर्णी 3 गुणा A। समचतुष्फलक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 कर्णी 3/4 गुणा A स्क्वायर। तो सभी सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं और इनको एक बार हम दोहरा देते हैं और इसके बाद हमारा मेंसुरेशन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम क्योंकि हमारी बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है और इस वीडियो को अभी टाइम लगेगा बनने में, तो मेंसुरेशन 2D और 3D के बिल्कुल शॉर्ट में मैं फार्मूला लेके आऊँगा। बिल्कुल 3 मिनट के अंदर मैं सभी फार्मूले को आपको क्षेत्रफल और परिमाप को बता दूंगा। ठीक है, 2D और 3D दोनों की। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।